उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हूटर और प्रेशर हॉर्न लगी लग्जरी गाड़ियों पर एक्शन लेने का आदेश क्या दिया। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 5280 गाड़ियों से लाल नीली बत्ती हटाकर हूटर और प्रेशर हॉर्न उतरवा दिए हैं और ऐसी गाड़ियों का चालान भी किया है। बता दें कि 11 जून से शुरू किए गए अभियान के तहत यातायात पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन जारी कर रखे हैं और आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सिर्फ हूटर और बत्ती ही नहीं बल्कि यातायात पुलिस ने ऐसे निजी वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जिनमें पुलिस का लोगो लगा है या फिर उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार लिखा है। अभियान के तहत 11 से 18 जून के बीच पुलिस का लोगो लगे 1,01,043 वाहनों की चेकिंग की गई और इनमें 9,356 वाहनों का लंबा चालान भी किया गया। साथ ही जिन पर उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार लिखा है ऐसे 6,608 वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई से करीब 1 करोड़ रुपए का चालान वसूल लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर को लेकर काफी नाराज चल रहे थे और कानून व्यवस्था की बैठक कर इसे खत्म करने के सख्त निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद यूपी पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। योगी ने निर्देश देते हुए साफ कहा था कि जिस भी गाड़ी पर लाल नीली बत्ती, हूटर, प्रेशर हॉर्न और काली फिल्म लगी है उस पर कार्रवाई की जाए। इसका असर भी खास दिखा। कई वीडियो भी अलग अलग जिलों से सामने आए जहां पुलिस ने प्राइवेट गाड़ियों से हूटर और बत्ती उतरवाई। बहराइच के एक नायब तहसीलदार की गाड़ी पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही उन पर 2,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वो अपनी निजी गाड़ी में बत्ती लगाकर घूम रहे थे। इसे लेकर एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद ये अभियान 11 जून से लेकर 25 जून तक चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक गाड़ी में अवैध रूप से लाल नीली बत्ती लगाने वालों में अब तक करीब 34 लाख रुपए का चालान काटा जा चुका है। वहीं भारत सरकार या राज्य सरकार लिखी गई 6,608 गाड़ियों का करीब 2 लाख रुपए का चालान काटा गया है। इस चेकिंग में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए ज्यादा का चालान काटा है। आपको बता दें कि 2017 में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही थी और इसी के साथ 1 मई 2017 को सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी गई थी। पीएम ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री की गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगेगी। हालांकि एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया। कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच पत्रकारों के उछलते सवाल और उस पर 28 शब्दों में ये सधा हुआ जवाब अखिलेश यादव की परिपक्वता की व्याख्या है। समाजवादी नेता की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता का ये पर्याय है। विपक्ष के लिए लोकसभा में उपाध्यक्ष की कुर्सी मांगने वाले इंडी गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े नेता का ओम बिरला के साथ की तस्वीर ये संसद में बढ़ी हुई समाजवादी शक्ति का साक्ष्य है। लखनऊ से दिल्ली कमबैक करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सियासत को स्थापित करने में जुटे अखिलेश स्पीकर के चुनाव के जरिए अपनी अतीत की जीत वाली रणनीति को नए सिरे से आगे बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने के साथ साथ पार्टी को समानांतर साथ कर रखने की चुनौती भी बड़ी है। अखिलेश को लोकसभा में नेता के साथ साथ उपनेता चुनना है। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। विधानसभा में मुख्य सचेतक का नाम भी तय करना है। 2 साल बाद मिले विधान परिषद में नेता विपक्ष के नाम पर मुहर लगानी है और साथ में अपने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है। अखिलेश यादव अपने डिप्टी या दूसरे नेताओं के चुनाव को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां बेहिसाब है। मसलन अखिलेश यादव को पीडीए के समीकरण को कायम रखना है। यादव मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखना है। नए आदम हुए दलित वोट बैंक को भी साथ कर रखना है और 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू करनी है। और इस सब के साथ उपचुनाव की तैयारी करनी है, क्योंकि अप्रत्याशित असफलता का झटका लगने के बाद योगी आदित्यनाथ भी प्रचंड रणनीतिक पलटवार करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के नेता बार बार बदले की बात 2027 में पूर्व की तरह भाजपा एक बार रिकॉर्ड मतों से आएगी और स्पष्ट बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा का बनेगा। समाज को गुमराह करने का और झूठ फरेब खटाखट ये टकाटक ये सब कितना दिन चलेगा? एक बार चलता है, बहुत जल्द सामने। ऐसे में पहली बार आमना सामना उन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होना है जो 9 विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं।
और बाकी एक जो इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म होने के बाद रिक्त है। जहां उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। एक सीट पर कभी उनके सहयोगी रहे आरएलडी के विधायक थे। 3 बीजेपी के कब्जे में थी और एक निषाद पार्टी के। अखिलेश यादव समर्थन के लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस इसमें अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। ऐसे में कांग्रेस को साथ लेकर कैसे उपचुनाव में योगी का सामना करेंगे अखिलेश, ये सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उपचुनाव 100% योगी के नाम पर वोट परीक्षा होगी। पक्ष की आवाज को, जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, जनता के मुद्दों को कितनी प्रमुखता से सदन में रख सकते हैं, जो सदन के नियम हैं उनका इस्तेमाल करके किस प्रकार से अपनी आवाज को अधिक से अधिक जो सदन की फ्लोर है उस पर पहुंचा सकते हैं, और सरकार को जो विपक्ष की जायज मांगे हैं उनको मनवाने में कितना ज्यादा अहम कारगर जो नेता होगा उसका निर्णय विधायक दल ले लेगा। उपचुनाव में बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे तैयारी शुरू कर दी है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि सदन में उपनेता को लेकर कौन कौन से नाम चर्चा में हैं। सूत्रों के मुताबिक फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, लालगंज के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा या फिर बस्ती के सांसद राम प्रसाद चौधरी का नाम लोकसभा में पार्टी के उपनेता के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन सियासी संकेत बता रहे हैं कि अयोध्या के अवधेश प्रसाद लोकसभा में अखिलेश के डिप्टी हो सकते हैं। संकेतों की जड़ में है ये तस्वीर। ये संसद के अंदर की है। जब अरुण गोविल शपथ ले रहे थे तब धर्मेंद्र यादव ने कुछ यूं अवधेश का नाम लिया। अवधेश प्रसाद जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी नेताओं ने कुछ यूं स्वागत किया उनका। हालांकि संसद शुरू होने के पहले दिन भी ऐसा दृश्य दिखा था जिसमें अखिलेश यादव अपनी परछाई बनाकर अवधेश प्रसाद को घुमाते हुए दिख रहे हैं। संसद के अंदर जब पहली कतार में अखिलेश बैठे हुए थे राहुल गांधी के बगल में, तब भी दोनों नेताओं के बीच में अवधेश प्रसाद ही बैठे हुए थे। बीजेपी को कमंडल को मंडल से जवाब दे रहे अखिलेश यादव को दिल्ली में बैठकर यूपी की सियासत को भी पीडीए के जरिए साध कर रखना है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनना है। इसमें कई नाम की चर्चा है। मसलन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का नाम भी नेता प्रतिपक्ष की रेस में है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज पासी जाति से आते हैं जो समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में फिट बैठते हैं। रामअचल राजभर जो 6 बार के विधायक हैं, यूपी नेता प्रतिपक्ष के रेस में उनका नाम भी आगे है और पिछड़ी जाति से हैं और ये भी पीडीए के फॉर्मूले के तहत फिट आते हैं। तीसरा नाम कमाल अख्तर का है जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अगर इन तीनों में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो शिवपाल यादव को सदन में मुख्य सचेतक बनाया जा सकता है, क्योंकि मनोज पांडे के बागी होकर इस्तीफा देने के बाद यूपी के सदन में ये पद खाली हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कई नाम की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता चुनते हुए अखिलेश अपनी उन जातिगत समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ेंगे जो लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत का आधार बना है। आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से 2024 के आम चुनाव में अपना मैंडेट दिया है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध का मैंडेट था, आज उत्तर प्रदेश की जो तमाम उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी उनपे अपना परचम लहराने जा रही है। जाहिर है कि ऐतिहासिक जीत के बाद अगाध आत्मविश्वास से भरे अखिलेश यादव नई रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में अपने उन बागियों की सदस्यता पर चोट करने की तैयारी है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान साइकिल का हैंडल छोड़ दिया था। बागियों के खिलाफ सबूत जुटा चुके अखिलेश बड़े एक्शन की तैयारी में हैं। जाहिर है कि आने वाले चुनाव को लेकर अखिलेश बड़ा संकेत देना चाहते हैं। हालांकि आने वाले चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से एक्शन में हैं। योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 43 प्रस्ताव पास हो गए हैं।
इनमें 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल होंगे। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक में 7 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। गोरखपुर स्थित परमहंस योगानंद स्थल को पर्यटन स्थल में बनाए जाने के लिए भूमि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ परीक्षा में हुई पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। यूपी में पर्चा लीक करने वालों को आजीवन कारावास की सजा के प्रस्ताव की भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पेपर लीक कराने के दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने नौजवानों को रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं योगी। 11 जून को भी 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को इमरजेंसी के जरिए भी घेर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान को खतरा अगर किसी से है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से है। किस प्रकार का झूठ का सहारा अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इन्होंने लिया था। कैसे लिया था? गांव-गांव में जाकर के इन्होंने खाई पाटने का, किस प्रकार से खाई चौड़ी करने का काम किया था, कैसे लोगों को गुमराह करने का काम किया था, कैसे ये लोगों को बता रहे थे कि देखिए देश का संविधान खतरे में, किस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे थे, कैसे आरक्षण के नाम पर इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया। हम इन सभी तथ्यों से आम जनता जनार्दन को अवगत करा पाएंगे। ये सब आने वाले चुनाव को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में पिछड़ने के बाद बीजेपी आने वाले चुनाव में बदला लेने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी एक मास लेवल का कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां अहरनिश काम होता है। 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुद्दों के साथ विचारधारा के आधार पर तैयार रहते हैं। और आज केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। दोनों सरकार की डबल इंजन के भरोसे आज कार्यकर्ता तैयार है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारे अपेक्षित नहीं रहा है, हम इस उपचुनाव में उसकी कोर कसर निकाल लें और सभी उपचुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएं। इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। यही वजह है कि दिल्ली आकर भी उनकी नजर यूपी में बिछी सियासी बिसात पर है। वो दिल्ली से ही लखनऊ में ढाई चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा में नेता का चुनाव हो या फिर यूपी विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो, अखिलेश यादव नाप तौल कर हर फैसला करने की तैयारी में है। लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं पोखरेल के पास, और पोखरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में। उसका नाम है पोखरेल नदी। कभी पोखरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी पोखरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए, और कब्जा इतना बढ़ा पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नहीं, पोखरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े, और मुझे प्रसन्नता है 8000 से अधिक ऐसे जितने इलीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8000 स्ट्रक्चर हटे हैं,
लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब उकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक यह उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ।